फादर कामिल बुल्की बेल्जियम से भारत आए एक मिशनरी थे। फादर कामिल बुल्की हिंदी के एक ऐसे सेवक थे जिनकी आज भी मिसाल दी जाती है। हिंदी भाषा को शिखर पर पहुंचाने का श्रेय भी फादर बुल्की को ही जाता है। फादर बुल्की ने हिंदी में बहुत ही योगदान दिया। अंग्रेजी हिंदी शब्दावली का निर्माण भी किया, वहीं तकनीकी भाषा का ज्ञान भी दिया। आज फादर कामिल बुल्की के व्यक्तित्व और कृतित्व पर और अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर नागेश्वर सिंह। ये रांची विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और इनके साथ है डॉक्टर मृदुला प्रसाद। ये रामलखन कॉलेज रांची में असिस्टेंट प्रोफेसर है हिंदी की। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मृदुला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फादर कामिल बुल्की के व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताएं, उनके विषय में कुछ बताएं। जैसा कि आपने कहा कि फादर कामिल बुल्की बेल्जियम से आए थे। बेल्जियम से वो आए थे, उनका जन्म रम्स कपैले में हुआ था 1 सितंबर 1909 ईस्वी को। वहाँ से उनका परिवार कुछ ही महीनों बाद लुवेन चला आया और उसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा लुवेन में ही हुई, जो उनका नानी घर था। वहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। तब वे ब्रुगे चले आए और ब्रुगे में उनकी उच्च शिक्षा की पढ़ाई होने लग गई। वहाँ उन्हें प्रारंभ में ही मदर ग्रेटूड थी, जिनसे उन्होंने धर्म की शिक्षा भी ग्रहण की और महाविद्यालय में उन्होंने उनसे शिक्षा भी ग्रहण की। उसी समय ऐसा लगता है कि मदर ने उनसे कहा था कि तुम ईसा मसीह की सेवा करने के लिए आए हो, और यही संकेत उन्हें मिल गया था कि उन्हें मिशनरी बनना है। लेकिन वो बात वहीं रह गई। उस समय वो बात आगे बढ़ी नहीं, उनकी शिक्षा आगे बढ़ती चली गई। फिर उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते समय ही एक दिन की घटना है, जब वे इंजीनियरिंग की प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। उसी समय अचानक शाम का समय था, परिवार के लोग बाहर गए हुए थे और उनके टेबल पर अचानक बिजली सी कौंधी और उस बिजली की चमक में उन्होंने जान लिया कि वे मिशनरी बनने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। उनका मन उदास हो गया। घर से वे निकल पड़े पड़ोस में चाबी देकर, और कुछ भी किसी से 2 दिनों तक नहीं कहा। उन्होंने कोई बात नहीं की किसी से भी। और एक दिन जब सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, तब उन्होंने बताया कि मैं मिशनरी बनना चाहता हूँ। उसके पहले ही उनके छोटे भाई मिशनरी में शामिल हो चुके थे। माँ मरिया जो थी, वे बहुत रोईं। पिता भी उनसे कहने लग गए कि तुम घर में रहते तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बाद में 1935 में वे भारत चले आए। भारत में वे रांची आए, रांची के मनरेसा हाउस में। वहाँ से उन्हें दार्जिलिंग भेजा गया, करसियांग में धर्म शिक्षा की पढ़ाई करने के लिए। फिर वहाँ से धर्म शिक्षा की पढ़ाई कर वे 1938 में लौटे। 3 वर्षों की पढ़ाई थी और वहाँ से लौटने के बाद उन्हें गणित और साइंस का प्राध्यापक बना दिया गया गुमला में। और गुमला में रहने के बाद वे फिर सीतागढ़ चले आए और सीतागढ़ में उन्हें बद्रीदत्त शास्त्री थे, जिनसे उन्होंने संस्कृत और हिंदी सीखी। और वहीं से ऐसा लगता है कि राम कथा के प्रति उनका झुकाव बढ़ता चला गया था और इसीलिए उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की थी। जी नागेश्वर जी, क्या फादर कामिल बुल्की का व्यक्तित्व तपती धूप में शीतलता प्रदान करने वाला था? मृदुला जी ने विस्तार से बातें बताई, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ कि डॉक्टर बुल्की के प्रथम दर्शन का सौभाग्य 1978 ईस्वी में तब मुझको प्राप्त हुआ, जब मैं MA पंचम वर्ष का विद्यार्थी था। गुरुदेव डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद जी मुझको बुल्की साहब के यहाँ ले गए और उन्होंने मेरा परिचय टॉपर विद्यार्थी के रूप में कराया। डॉक्टर प्रसाद मेरे शिक्षक भी रहे हैं और बाद में उन्हीं के निर्देशन में मैंने डिलीट का काम भी संपन्न किया है।
पहली बार फादर की जो लंबी छरहरी काया और दुग्ध ध्वल जो मिशनरी वेशभूषा थी, उसके सामने मैं नतमस्तक हो गया और तब से मेरा आना जाना उनके यहाँ बना रहा। मैं बतलाना चाहता हूँ कि तब विद्यार्थियों को, ख़ास तौर पर ऑनर्स के विद्यार्थी और एमए के विद्यार्थी वहाँ आना जाना करते थे। एक सप्ताह के लिए केवल 2 किताबें दी जाती थीं और फादर एक छोटी सी पुस्तिका में वो नाम अंकित कर लेते थे। कहीं कोई किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी और पैसा लेने का भी कोई विधान नहीं था और विश्वास के साथ फादर 2 किताबें दे दिया करते थे। हालांकि बहुत सारी किताबें इधर उधर हो गईं या कुछ ऐसे भी विद्यार्थी रहे जिन्होंने किताबें नहीं लौटाईं, लेकिन फादर बराबर उन पर विश्वास करते रहे। उनका विश्वास कभी भी खंडित नहीं हुआ। और मैं बतलाना चाहता हूँ कि जब मैं पीएचडी के लिए गुरुवर डॉक्टर रामखिलावन पांडे जी के निर्देशन में पंजीकृत हुआ तो बुल्के साहब के यहाँ आना जाना मेरा और अधिक हो गया। कारण ये था कि मेरा जो शोध का विषय था वो ईसाई मिशनरियों से जुड़ा हुआ था। फादर का आशीर्वाद मुझे लगातार प्राप्त होता रहा और जिन किताबों की मुझको ज़रूरत होती थी, फादर के पुस्तकालय में अगर नहीं है तो बाहर से उन किताबों को मंगवा दिया करते तो थे। इससे उनके व्यक्तित्व में आपको कौन सी ऐसी उदारता, ऐसी सदाशयता, इतना मृदुल व्यवहार सबके साथ। बल्कि बुल्के साहब के बारे में कहा जाता है कि यद्यपि वे सन्यासी थे लेकिन वे सबसे अधिक गृहस्थ थे। रांची में 2-4 ऐसे परिवार हैं, मैं तो कहना चाहूँगा कि सर के यहाँ, मृदुला जी के यहाँ बुल्के साहब का आना जाना बराबर लगा रहता था। सर भी जाते थे, बुल्के साहब भी इनके यहाँ आते थे और मिल बैठ कर के योजना बनती थी कि कौन सी पुस्तक का लेखन किस प्रकार से करना है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर बुल्के के साथ गुरुवर डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद का नाम नहीं लिया जाए तो चर्चा पूरी तरह से अधूरी रह जाएगी। इसलिए कि बहुत सारी किताबों में सर सहलेखक के रूप में हैं और दोनों का जो आत्मीय संबंध था वो समझिए कि अद्भुत था। मैं समझता हूँ कि कोई एक ऐसा दिन नहीं होता जब सर बुल्के साहब के यहाँ नहीं जाते या बुल्के साहब सर के यहाँ नहीं आते। ऐसा आत्मीय संबंध था बुल्के साहब का। केवल राधा कृष्ण जी एक उपन्यासकार हुए जिन्होंने रूपांतर उपन्यास का लेखन किया, उनके यहाँ भी बहुत पारिवारिक संबंध था। तो फादर बुल्के के व्यक्तित्व में एक विशेषता भी थी कि जिससे वे एक बार रिश्ता बना लेते थे तो उसे आजीवन निभाते थे। वो कहा जाता है कि वो ईसाई संत थे, लेकिन सबसे अधिक वो भारतीय संत थे। भारतीय संत कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो संतों की विशेषताएं हैं, जैसे कहा जाता है, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध करी दो। अंजलि में आप पुष्प रखिए तो ऐसा नहीं है कि पुष्प एक ही हाथ को सुगंधित करेगा, वो दोनों हाथ को सम रूप में सुगंधित करेगा। ये संतों में एक समता होती है। तो बुल्के साहब के स्वभाव में जो उदारता है, सदाशयता है, कल्याण की जो भावना है, परहित की भावना है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब बुल्के साहब बेल्जियम में थे
तो एक दिन फ्लेमिश में एक अनुवाद पढ़ा रामचरितमानस का ही, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, और अगर किसी को आप पीड़ित करते हैं तो उसके समान और कोई भी अधमाई नहीं है। तो ये भाव और ये भावना डॉक्टर बुल्के की थी, और परहित के लिए, कल्याण के लिए, परोपकार के लिए वो आजीवन प्रयत्नशील रहे, ऐसी उनकी भावना थी। तो ऐसे थे डॉक्टर फादर कामिल बुल्के, और केवल अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी उनकी ख्याति रही। इलाहाबाद से उन्होंने डिफिल की उपाधि प्राप्त की, और हिंदी के प्रति जो उनके मन में लगाव रहा वो तो अद्भुत है। एक मिसाल हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ है कि एक विदेशी होकर के हिंदी के प्रति जो उन्होंने एक निष्ठता दिखलाई है, समर्पण भाव दिखलाया है, संकल्प दिखाया है कि साहब हिंदी को किस तरह से विकसित किया जाए। हम लोगों को मालूम है कि तब देश परतंत्र था। 1935 में बुल्के साहब भारतवर्ष आए, और तब की जो व्यवस्था थी अंग्रेजी का बोलबाला था। वैसी स्थिति में बुल्के साहब ने अपनी ओर से भरपूर प्रयत्न किया कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। जी। नागपुर का जो अधिवेशन हुआ उसमें इन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठा मिलनी ही चाहिए। ये संकल्प हम लोग यहाँ फिर से दोहराएं कि जब तक हिंदी भारतवर्ष में प्रतिष्ठित नहीं होगी तब फिर देश का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक देश की एक अपनी राष्ट्रभाषा होती है और उसी के आधार पर उस देश का विकास होता है या फिर उसकी ऊंचाई बढ़ती है, वह देश समुन्नत होता है। ये धारणा थी उनकी। तो हिंदी के प्रति जो उनके मन में लगाव था, जो निष्ठा थी या समर्पण भाव था, वो मैं समझता हूँ कि जो भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं उनके मन में भी नहीं है। मैं इस संदर्भ में एक बात और बतलाना चाहता हूँ कि जब 1949 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये हिंदी में नामांकन के लिए गए तो वहाँ अध्यक्ष थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो ये मिशनरी वेशभूषा देख करके उनको लगा कि भाई ये हिंदी में एमए कैसे कर सकते हैं, मिशनरी हैं, विदेशी हैं, तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और विनय पत्रिका के 2 पद उन्हें दिए गए अर्थ निरूपण के लिए। फादर ने बेहतरीन ढंग से उन पंक्तियों का अर्थ निरूपण कर दिया, जिससे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा बहुत अधिक प्रभावित हुए और उनका नामांकन हो गया। एक दूसरी बात मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि माता प्रसाद गुप्त के निर्देशन में इन्होंने डिफिल का काम करना प्रारंभ किया। तो जब शोध प्रबंध तैयार हो गया तो एक प्रश्न पैदा हुआ कि उसे अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जाए। बुल्के साहब के स्वाभिमान के विरोध में यह बात लगी और उस समय डॉक्टर अमरनाथ झा जी कुलपति थे उस विश्वविद्यालय के। तो उस नियमावली में संशोधन किया गया कि नहीं, बुल्के साहब को हिंदी में ही शोध प्रबंध प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है या परमिशन दिया जाता है, जो भी बातें हुई। तो हिंदी के प्रति जो उनके मन में एक निष्ठा थी, वे चाहते थे कि पूरे भारतवर्ष में जो यहाँ की राष्ट्रभाषा है और हिंदी
बोलने वालों की संख्या अधिकाधिक है, उसकी प्रतिष्ठा इस देश में हो, जी। ये सबसे बड़ी बात ये है। फादर बुल्के भारत आए तो वे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, लेकिन हिंदी ने उनको ऐसा लगाव किया कि उन्होंने राम कथा पर ही शोध कर डाला। तो इसे आप कैसे देखती हैं? भारत आने के बाद उनकी नज़र तुलसीदास की 2 पंक्तियों पर पड़ी, जो 2 पंक्तियाँ थीं, धन्य जन्म जगती तल तासु, मातु पितु प्रमोद चरित जस जासु। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा कि ये तुलसीदास कैसे कवि हैं जिन्होंने भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन से संबंधित जो पारिवारिक व्यवस्था है उसकी कितनी महत्ता बताई है। और उस महत्ता से इतने वे प्रभावित हुए कि उन्होंने सोचा कि मुझे पहले हिंदी, संस्कृत और अन्य भाषाएं सीखनी चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ जो राम कथा प्रचलित है और जो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना हुई है उसके माध्यम से क्या ये राम की कथा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है या सिर्फ भारत के लोग ही इसके प्रति आकर्षित हैं और इसे धार्मिक महत्व देते हैं। लेकिन तो क्या ये कहा जा सकता है कि फादर बुल्के ने रामायण और राम कथा और रामचरितमानस को एक बौद्धिक स्तर प्रदान किया? हाँ, ये कहा जा सकता है कि उन्होंने इसे बौद्धिक स्तर प्रदान किया, क्योंकि यह एक धार्मिक पुस्तक नहीं है। इसके माध्यम से हमारी संस्कृति को प्रस्तुत किया गया है, इसके माध्यम से हमारे जन विकास को दिखाया गया है, हमारी परंपराओं को दिखाया गया है और हमारे देश में जो हमारा दर्शन है उसकी महत्ता साबित होती है। तो इसलिए उन्होंने पहले ही कहा था कि हिंदी जानने वाले यदि संस्कृत न जाने तो हमारी जो पूरी परंपरा है धर्म की और साथ ही साथ जो दार्शनिक परंपराएं हैं उन परंपराओं को, जो बौद्धिक परंपराएं हैं उन परंपराओं को नहीं समझा जा सकता है। उन्होंने रामायण को पढ़ने और समझने के लिए अवधी और ब्रज भाषा भी सीखा। हाँ। तो इससे उनके व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता का पता चलता है? फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। उन्हें ढेरों भाषाएं आती थीं। उन्हें जर्मन आती थी, फ्लेमिश आती थी, फ्रेंच आती थी, उसके साथ ही साथ अंग्रेज़ी तो आती ही थी। वे हिब्रू के भी जानकार थे, तभी उन्होंने ईसाई धर्म की जो धर्म पुस्तकें थी, भोजपुरी भी जानते थे। जी हाँ, भोजपुरी भी जानते थे। तो इतनी, जी हाँ, इतनी भाषाओं के जानकार हाँ, थे वो। तो इतनी भाषाओं के जानकार होने के कारण जब उन्होंने राम कथा पर शोध कार्य करना शुरू किया तो उन्होंने पूरी दुनिया में जो प्रचलित रामायण थी, राम कथा थी, उन राम कथाओं की कथाओं पर उन्होंने विचार किया कि राम की कौन सी कथा कहाँ प्रचलित है, कहाँ सीता को राम की पत्नी माना गया है, कहाँ सीता राम की पत्नी ना होकर राम की बहन के रूप में भी दिखाई पड़ती हैं। तो इसके लिए उन्होंने इंडोनेशिया में जाकर इंडोनेशिया की राम कथा पर शोध किया। इस प्रकार करीब 300 राम कथाएं जो पूरे विश्व में प्रचलित हैं उन राम कथाओं पर उन्होंने शोध कार्य किया और तब अपना निष्कर्ष निकाला और 1950 में राम कथा उत्पत्ति और विकास, उनका शोध प्रबंध हमारे सामने प्रस्तुत अच्छा, इतना ही नहीं है, वो जब आप राम कथा उत्पत्ति और विकास पुस्तक देखेंगे ना जी, तो उसमें संथाली में, मुंडारी में जी हाँ, किस तरह की राम कथा जी है, हाँ, जी हाँ, हालांकि वो अनर्गल लगे व्यक्ति को, तो पाठक क्या ये कहा जाए कि झारखंड के संदर्भ में उन्होंने ये कथाएं लिखी, क्योंकि झारखंड में ये भाषाएं चलती नहीं, अपभ्रंश में भी और प्राकृत में भी किस तरह की राम कथा है, उस पुस्तक में इसका भी उल्लेख किया गया है। और गोस्वामी तुलसीदास के प्रति इस तरह से समर्पणशील रहे कि गोस्वामी दास की कोई व्यक्ति निंदा करे ये सही नहीं था। एक बार की बात मैं बतलाऊं मृदुला जी, हिंदी विभाग में एक बार तुलसी जयंती का आयोजन था। डॉक्टर नागेश्वर लाल जी को आप जानती हैं, ख्यात समीक्षक रहे। तो जब उनके बोलने की बारी आई तो तुलसीदास जी को बहुत कुछ उन्होंने कह दिया। नारी निंदक भी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, बहुत तरह के कुलीन आरोप लगे।
और बुल्के साहब बैठे हुए उन्होंने दोनों हाथ से अपने कानों को बंद कर लिया और सिर धुनते रहे। और जब निकले तो उन्होंने बहुत ही नाटकीय ढंग से कहा कि यह सभा भवन धन्य है जहाँ तुलसीदास के बारे में ऐसे ऐसे भाषण सुनने को मिलते हैं। वो तुलसीदास की निंदा नहीं सुन सकते थे उनकी कि रामकथा। तुलसीदास और उनकी निंदा हो। फादर संस्कारों का महाकाव्य मानते थे। तो इसलिए और तो सचमुच मैं भी विद्यार्थियों को कहता हूँ कि हिंदी साहित्य में आप कुछ पढ़ें अथवा नहीं पढ़ें, तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उसका अध्ययन कीजिए, उसका चिंतन कीजिए। तो फादर बुल्के ने कहा भी करते थे कि सभी नचावत राम गोसाई, मुझे नचावत तुलसी गोसाई। तो किस संदर्भ में उन्होंने ये बात नहीं, कही थी? संदर्भ ये था कि जिस तरह से तुलसीदास जी ने राम के प्रति अपनी भक्ति का निवेदन किया है, लेकिन बुल्के साहब उस राम के लिए नहीं, तुलसी के लिए भक्ति का निवेदन करते हैं। और जैसे कबीर का कथन है कि पहले वंदना गुरु की होनी चाहिए, उसके बाद ईश्वर की। दोनों खड़े हैं तो सबसे पहले वंदना गुरु की हो कि बतलाने वाला कौन है। तो उसी प्रकार से तुलसीदास के प्रति जो इनके मन में एक भक्ति थी, जैसे मैं एक पंक्ति बतलाऊं जो रामचरितमानस में है। तुलसीदास कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन आन। मुझको भक्ति चाहिए, हमको धन दौलत की इच्छा आकांक्षा नहीं है। बुल्के साहब भी यहाँ धन अर्जित करने नहीं आए थे, सेवा के निमित्त आए थे। उनके जीवन का जो परम काम्य था, जो उद्देश्य था, एक तो हिंदी इस देश में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो, और एक सेवा भावना के माध्यम से हम जनहित कैसे कर सकते हैं। बहुत लोगों को मालूम होगा कि किस तरह से निर्धन विद्यार्थियों को भी वे बहुत तरह से मदद किया करते थे। सेवा भावना उनके मन में थी। और ईसाई संत जो हैं वे चाहते हैं कि जो निर्धन हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं या धनाभाव में जी रहे हैं, उनका परोपकार हम कैसे करें। कल्याण, भारतीय संस्कृति की जो बात आती है तो उसमें यही है कि कैसे हम दूसरों की अधिक से अधिक मदद कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। आज भी सवाल यह पैदा हो रहा है कि जो उपेक्षित हैं, अविकसित हैं, ये छोटा नागपुर का इलाका, झारखंड का इलाका एक समय में अविकसित ही था, उन्नत उस तरह से नहीं था। धीरे धीरे अब उसका विकास हो रहा है। और ईसाई मिशनरियों की दृष्टि इसीलिए यहाँ पड़ी कि जो उपेक्षित क्षेत्र है उसका विकास हम किस तरह से करें, ये इनका ध्येय था। और आज की बात नहीं है, इनके पहले, बुल्के साहब के पहले बहुत सारे मिशनरी आए, संत आए, जिन्होंने क्षेत्रीय या फिर कहिए जनजातीय भाषाओं पर भी काम किया। आपको मालूम होना चाहिए कि एक फादर हॉफमैन हैं जी। जिन्होंने इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का 15 खंडों में लेखन किया, और लकवा ग्रसित हो जाने के बाद भी इस काम को जर्मनी जाकर उन्होंने पूरा किया। विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, उसके कारण इन लोगों को लौट जाना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने ये काम पूरा किया जो यहाँ के लोग नहीं कर सके। जर्मनी में रह करके फादर हॉफमैन ने वो काम किया। एक और दूसरे मिशनरी थे फादर पॉनेट। जब उनसे भेंट होती, आपकी मुलाकात होती, तो धारा प्रवाह वो मुंडारी बोलते थे। तो ईसाई मिशनरियों के भारत आगमन की एक समृद्ध परंपरा रही है।
अब तो समझिए कि जो रोमन कैथोलिक मिशन से जुड़े हुए हैं या फिर गोस्नर मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका आना जाना बंद हो गया। अब जो स्थानीय मिशनरी हैं वही काम कर रहे हैं। नहीं तो जिस उद्देश्य से इनका भारत आगमन हुआ था, तो झारखंड में फादर बुल्के ने क्या योगदान दिया अपने साहित्य के जरिए? एक तो आप समझिए कि एक कोश जो तैयार किया, अंग्रेजी हिंदी कोश, अभी भी वो प्रामाणिक और मानक कोश है। किसी शिक्षक के यहाँ, विद्यार्थी के यहाँ, या जो प्रबुद्ध लोग हैं, या किसी कार्यालय में आप देखेंगी कि वही कोश पड़ा हुआ है और उसी की मदद से सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। जहाँ कहीं दुविधा होती है या फिर मान लीजिए किसी शब्द को देखना होता है, तो वही प्रामाणिक कोश से ये काम किया। और सबसे बड़ी बात, बार बार हम लोग तुलसीदास जी का नाम ले रहे हैं। राम कथा और तुलसीदास एक उनकी पुस्तक है। और फिर आप समझिए ये अनुवाद जो किया मुक्तिदाता के नाम से। पहले जो चर्च में प्रार्थना की पुस्तकें थीं, बुल्के साहब की दृष्टि में वो उसके जो शब्द थे या अनुवाद था वो बेहतर नहीं था या फुहड़ किस्म का था, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। लेकिन जो एक परिष्कृत हिंदी हो सकती है, तो नया नियम का इन्होंने अनुवाद किया। एक तो न्यू टेस्टामेंट है, एक ओल्ड टेस्टामेंट है। लेकिन ये काम जो ओल्ड टेस्टामेंट का अनुवाद ये नहीं कर सके, इसी बीच में उनका निधन हो गया। हालांकि वो बिछावन पर पड़े पड़े ओल्ड टेस्टामेंट के लिए, उसके अनुवाद के लिए चिंतित रहते थे। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य, हिंदी का दुर्भाग्य, कि बहुत कम समय में, केवल 73 साल की अवस्था में फादर का दिल्ली में निधन हो गया। आयुर्विज्ञान संस्थान तो झारखंड के संदर्भ में उन्होंने अपने शब्दकोश के जरिए उनको योगदान दिया और हिंदी भाषा को एक नहीं इतना कुछ लिखा है, बल्कि यूँ आप कहें कि एक फ्रेंच भाषा में एक नाटक लिखा गया। आप लोगों ने इस चर्चा में फादर कामिल बुल्के के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगी और उनको अलग से जानकारी भी मिलेगी फादर कामिल बुल्के के बारे में। आप दोनों का बहुत ही धन्यवाद। आगे के कार्यक्रमों के बने रहे आप दूरदर्शन के साथ और दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।